फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स का लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। दोस्तों, आपको बताते चले कि हमने इस लेसन के आप लोगों को 3 वीडियो लेक्चर पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं और ये इस लेसन का बच्चों चौथा वीडियो लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे किसी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता क्या होती है। एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बच्चों आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 3 नंबर में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, जीरो लेवल से समझाएंगे कि किसी पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। असंख्य परमाणु का मतलब लाखों करोड़ों मिलियंस एटम उसके अंदर प्रेजेंस रहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। पदार्थ के भीतर परमाणुओं में अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं, जिससे पदार्थ के भीतर परमाणु के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और एक डोमेन के अंदर लगभग 10 की पावर 17 से लेकर के 10 की पावर 21 तक एटम उसके अंदर प्रेजेंस रहते हैं। चलिए मैं स्क्रीन पर इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा था। तो दिस टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो मान लीजिए हम एक कोई पदार्थ की शीट ले रहे हैं, मान लीजिए ये कोई पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है, और ये चलिए, तो ये हमने कोई पदार्थ लिया बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होंगे, लाखों करोड़ों मिलियंस क्या होंगे बच्चों, एटम होंगे। क्या होंगे, एटम होंगे। ठीक है, ये एटम को स्पेशली हम गोल करके दिखाते हैं। ठीक है, ये एटम मैं इसके अंदर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इन एटम के अंदर बच्चों बहुत सारी अन्योन्य क्रियाएं क्या रहती हैं, होती रहती हैं। ठीक है, यानी किसी एटम को अगर एनर्जी मिली तो उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। ठीक है, या किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को एस्केप कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं इसके अंदर होती रहती हैं, जिस वजह से होता क्या है, पदार्थ के भीतर इन परमाणुओं के कुछ प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रभावी क्षेत्र का मतलब क्या हो, मान लीजिए एक एरिया कुछ मैंने इस टाइप से बना दिया। ठीक है, कुछ एरिया ऐसा बना दिया। ठीक है, कुछ आप ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप आप देख पा रहे हैं, एटम के बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, तो इन्हीं ग्रुप को बच्चों हम क्या कहते हैं, इन्हीं ग्रुप को बच्चों हम डोमेन कहते हैं बच्चों, हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इस पदार्थ को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में अगर नहीं रखते हैं, यानी ये अगर पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा होता है, तो इन डोमेनों की जो अक्षय होती है, इन डोमेनों की जो बच्चों अक्षय होती हैं, ठीक है, ये मैं अक्षय दिखा रहा हूँ इन डोमेनों की। ठीक है, ये यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी जब ये पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होता है, तो इन डोमेनों की जो अक्षय होती हैं बच्चों, इस प्रकार अस्त व्यस्त रहती हैं कि नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक है, यानी रैंडम मौसम में इस कंडीशन को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब कोई पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होता है, यानी इसके चारों ओर पास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, तो इन डोमेनों की जो अक्षय होती है बच्चों, इस प्रकार अस्त व्यस्त रहती है, जिसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। यानी अगर हम इस कंडीशन में बात करूं तो ये है चुंबकीय आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, शून्य होता है इस कंडीशन में। समझ में आई आप लोग को मेरी बात। लेकिन अगर मैं इसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, चलिए मैं रख कर दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, और मैं इसी के अंदर क्या रख रहा हूँ बच्चे, इस शीट को इसके अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर, समझे बात को ध्यान से, तब आपको और रियल फील आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, और ये वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने मैग्नेट फील्ड जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होकर जा रही होंगी और इधर से यहाँ पे ये निकल रही होंगी इस टाइम। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों मैं इस पदार्थ को इसके अंदर रखूंगा, तो ये जो इसके अंदर क्या आप डोमेन देख पा रहे हैं, ये जो ऐसे एरिया बने हुए थे इसके अंदर, ठीक है, ये कुछ ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो अब ये जो डोमेनों की अक्षय बच्चों एक ही दिशा में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, एक ही दिशा में। और कौन सी दिशा में, जिधर को ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, जिधर को ये
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। यानी इन डोमेनों की अक्षें इस प्रकार संरेखित हो जाएंगी जिस प्रकार के आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यानी इन डोमेनों की अक्षें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगी बच्चों? संरेखित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? संरेखित हो जाएंगी। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये कंडीशन तब है जब ये कोई पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है, तो उस कंडीशन में जो डोमेनों की जो अक्षें होती है ना, इस प्रकार अस्त व्यस्त रहती है, जिससे कि नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। बट अगर हम इसी पदार्थ की शीट को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, ठीक है, तो इन डोमेनों की अक्षें घूमकर क्या हो जाएंगी? क्या हो जाती है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चों इस पर एक टॉर्क लगना शुरू हो जाता है। इस पर एक टॉर्क लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। चलिए मैं इसको बताता हूँ यहाँ पे बता दूँ। देखिए मान लीजिए ये आपने पढ़ा होगा, पहले लेसन में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देता हूँ जिसको प्लस पे, इस पर प्लस क्यू चार्ज है और ये पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पर टॉर्क लगता है, इधर को टॉर्क लगता है, ठीक है। यानी इस पर क्यू ई के बराबर फोर्स लगता है, इधर भी क्यू ई के बराबर फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से क्या होता है? रोटेट होना शुरू हो जाता है, इस पर टॉर्क लग जाता है। तो वही कंडीशन बच्चों यहाँ पे होती है, वही कंडीशन यहाँ पे होती है। इस पे क्या लगता है, इस पे भी क्या लगता है बच्चों? इनके डोमेन के अक्ष पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है। क्योंकि ये जो डोमेन है बच्चों, ये एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, जिनका एक सिरा एन होता है, दूसरा सिरा एस होता है। यानी हर जो डोमेन होता है बच्चों, वो क्या होता है? एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूँ, तो इन डोमेनों पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और इस कंडीशन में बच्चों जो एम का मान है, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान है, वो कभी भी शून्य नहीं होता है, वो कभी भी शून्य नहीं होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? इस कंडीशन में चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, लेकिन इस कंडीशन में चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं है, ठीक है। और यहीं से डेफिनेशन बनेगी बच्चों चुंबकन की तीव्रता की। क्या डेफिनेशन है? ध्यान से समझो, ठीक है। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, मान लीजिए मैं ये एकांक आयतन ले रहा हूँ, यानी वॉल्यूम इसका बन ले रहा हूँ, ठीक है, जो मैं सर्कल से दिखा रहा हूँ। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, आयतन का मान कितना लेना है? बी का बच्चों हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, ठीक है। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को, फिर से समझे, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को हम क्या कहते हैं बच्चों? चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। और इसे बच्चों हम किस लिखते हैं? इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आई इजिकल टू फार्मूला बनता है, आई इजिकल टू बच्चों फार्मूला बनता है चुंबकीय आघूर्ण यानी एम अपॉन वी, एम अपॉन वी, ये इसका बच्चों फार्मूला बना, ठीक है। एम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है, और v क्या बच्चों? यहाँ पे इसका वॉल्यूम है। लेकिन डेफिनेशन के लिए v का मान जब 1 रखेंगे तो I इजिकल टू m आ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। मात्रक क्या होगा? अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है बच्चों, यानी m का जो मात्रक होता है, देखिए मैं इसको हटा दूं, बता दूं आप लोगों को। देखिए m की जो यूनिट होती है बच्चों, वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या देखिए वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है? ये होती है मीटर का क्यूब होती है। और देखिए मैं इसको अपॉन में लेकर दिखाऊं इस टाइप से, तो देखो ये क्यूब है ना, यहाँ पे इसको तो कट जाएगा, तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो मात्रा का जो बनेगा बच्चों, यूनिट बनेगा इसका एम्पियर मीटर इनवर्स। तो ये किसका मात्रक हो गया? ये चुंबकन की तीव्रता का मात्रक हो गया। समझ में आप लोग को मेरी बात? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के, डेफिनेशन बता रहा हूं, आप लिखे नोट करें चीज को, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को, उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को, ठीक है, हम उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि मेरा आपको अच्छे समझ में आई होगी क्या इसकी डेफिनेशन है, अच्छे से मैंने आपको बताई, और रियल फील, इसका जो रियल फील आपको आया होगा कि कैसे इसकी डेफिनेशन बनाई जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।